जागिए, हमारा साथ दीजिए। हमारे साथ जो धोखा हुआ है, हर पॉइंट पे मैं बात करूंगा। रसूल अल्लाह की कसम खा के मैं आंसुएं खून बन गए, क्योंकि मैं आंसुआ रोज रात कर गुजार लेकिन मैं देखना चाहता हूं रुकने असेंबली बनाया जाता है अवाम के लिए, रुकने असेंबली बनाया जाता है दुख दर्द के लिए, रुकने असेंबली बनाया इसलिए जाता है कि हर चीज की, मसाजिद की, जो टीपू सुल्तान शहीद की आल औलाद चाहिए, वहाँ का सेक्रेटरी और उनके कमेटी वाले जिम्मेदार रहेंगे। अवाम उसके लिए उनको पूछिए, अगर मेरी बीवी या बच्चों को कुछ धोखा हुआ, अवाम आपकी जिम्मेदारी रहेगी। रहमतुल्लाह अलैह की गुलामी ठीक तरीके से नहीं कर सकता, वो क्या अवाम की गुलामी करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज एक ऐसी ख़बर आपके हाँ मैं लेकर आया हूँ जिसे सुनकर, जिसे देखकर गम भी होगा, अफसोस भी होगा। मुद्दे को मैं आज एक शेर के ज़रिए से शुरू करना चाहता हूँ। गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। मैं उस अजीम शान शख्सियत की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आपने ठीक समझा। आज इन्हीं के सिलसिले से, इन्हीं की आल आज हमारे बीच मौजूद है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज उनकी आल आज हमारे बीच मौजूद हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज हम इनसे बात करेंगे और इनके हालात पर नज़र डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन के सामने आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आप क्या हैं, कैसे, क्या? मैं साहिबजादा सैयद मंसूर अली जी, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 4वें बेटे प्रिंस यासीन सुल्तान और 5वें बेटे प्रिंस मुइज़ुद्दीन सुल्तान से मेरे ससुर शहज़ादा रईस अहमद शाह आते हैं, जिनका मैं दामाद हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निकाह गुंबद शाही में हुआ। मेरी बीवी साहिबजादी रहीमुन्निसा हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की 7वीं औलाद, और लीगल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट से अप्रूव्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड, और साथों साथ वक्फ बोर्ड से भी अप्रूव्ड, और हमेशा सालाना जो उर्स के लिए शहज़ादा प्रिंस रईस अहमद शाह के नाम से डॉक्यूमेंट्स भी आज तक मौजूद हैं। जी जी, इससे पहले आपका मुकाम किधर था? यहाँ मैसूर पे या दूसरी कोई जगह पे? नहीं, मैं बेंगलोर में रहता हूँ। हमारे अहलिया कलकत्ता से हैं। आज भी पूरा ख़ानदान पुरखुरस हालात पर कलकत्ता में मौजूद है। जी, प्रिंस इस्माइल शाह जो इनके भाई हैं, और उनके चाचा अनवर अली शाह जो प्रिंस गुलाम मोहम्मद के औलाद से आते हैं। प्रिंस मुनीरुद्दीन सुल्तान जो टीपू सुल्तान शहीद के छठे बेटे, उनके औलाद से बख्तियार अली शाह हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह करीम शाह जो टीपू सुल्तान शहीद के भाई थे, उनकी भी औलाद आज कलकत्ता में मौजूद है। कहीं ख़ानदाने अच्छी हालात में भी हैं, कई ख़ानदाने खाते पीते हालात में भी हैं, कई ख़ानदाने पुरखूस कम हालात में भी जी रहे हैं, लेकिन खुददारी में हैं। मैं और मेरी बीवी लीगली कोर्ट से भी कुछ केसेस लड़कर भी हमने कुछ लोगों को बेदखल उनके अहदों से भी करवाया। वो कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, मैं आपके सामने पूरी तारुफ कराऊंगा उन लोगों की। जी, मैसूर शहर को आने का आपका मकसद कोई? हाल ही में 4 मई 1799 हज़रत टीपू सुल्तान मादरे हिंद हिंदुस्तान के लिए जो अपना आखिरी लहू भी दे दिए, वो 4 मई का दिन जुमेरात का था, जिस दिन के लिए मैं खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मैं और मेरे घर वाले, मेरे बीवी, बच्चे और मेरी बहन और हम लोगों के साथ, इलेक्शन का मौका था इसलिए मैं कोई बड़ा प्रोग्राम या दूसरी चीज़ कर नहीं पाया, क्योंकि हर कोई मसरूफ़ थे। और कोड ऑफ कंडक्ट रहने की वजह से मैं बस मेरी फैमिली को लेकर जहाँ टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म मुबारक पाई गई थी, उस जगह पर मैं हर साल के लिए फूल पेश कर दुआ पेश कर कुछ गरीबों को तकसीम करता हूँ। वही नीयत से और वही प्रोग्राम मैंने ठीक 4 बजे वहाँ पर कर शाही गुंबद जाकर फातिहा खानी पेश कर और फूल पेश कर
मेरा उस दिन का वो मकसद था और मेरा उस दिन का प्रोग्राम था, सिर्फ मैं और मेरी फैमिली के साथ। आप बता सकते हैं, आप मुकदमे की जो बात कर रहे हैं, ये कौन से मुकदमे की बात कर रहे हैं आप? ये हाल ही में के रुकने असेंबली केस फार्मर एमएलए जनाब तनवीर सेठ साहब के खिलाफ, जी, वो खुद भी एक वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं जी, और एक्स मिनिस्टर रहने के कारण वो हमेशा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 10 या 12 साल से चेयरमैन रह चुके हैं, जबकि वहाँ का बायलॉ कहता है कि 2 टर्म से ज़्यादा चेयरमैन वहाँ नहीं रह सकता। बायलॉ को हवा में धज्जियों में उड़ाकर वक्फ बोर्ड खुद इन्वॉल्व होकर, क्योंकि वक्फ बोर्ड इनकी घर की मिल्कियत समझते हैं और वक्फ बोर्ड को इन्होंने ऐसा यूटिलाइज किया और वक्फ बोर्ड की चीज़ों को उन्होंने टीपू सुल्तान शाही गुंबज जो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में एक फेमस जगह है, उसको डेवलपमेंट कमेटी जो डेवलप करनी चाहिए उस तरह से कोई काम हो नहीं पाया था, लेकिन उन्होंने उसे मजबूरन तरीक़े से लोगों को ये दिखाया कि बहुत सारा डेवलपमेंट है, बहुत सारे गरीबों की मदद है, बहुत सारे हॉस्पिटलें बन रहे हैं। आज तक मैंने एक एम्बुलेंस नहीं देखा, आज तक कोविड के मामले में भी उन्होंने कहीं भी कोई भी चीज़ दिखाकर उन्होंने साबित ये नहीं किया कि मदद कर रहे। उल्टा उन्होंने जो येडियूरप्पा, जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बेहरमती जो बीजेपी गवर्नमेंट की, उनके लिए उन्होंने 10 लाख रुपए टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की गुंबद से 10 लाख रुपए। जैसा कि आपने ये सब बात आपने जो बताई है, ये तो वक्फ बोर्ड के हद तक है, लेकिन जो आपने मुकदमा दर्ज किए 11 महीने के हैं, ये अंदर किस वजह 40 से? पर मैं 5 जानना मरतबे हाई कोर्ट को मैंने दाखिल किया था इस केस को। वक्फ बोर्ड बायलॉ के तहत उन्होंने कमेटी फॉर्म नहीं हुई। 11 मेंबर जो होना चाहिए उसमें 3 औरत होने थी, सेक्रेटरी जो होना है एक्स ऑफिशियल होना था, एक वाइस चेयरमैन, एक चेयरमैन, 2 टर्म से ज़्यादा नहीं होना था। उस मुकदमे को मैंने दाखिल किया और वक्फ ट्रिब्यूनल को उन्होंने डायरेक्शन किया। मैसूर इसी सरजमीन पर जहाँ टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपना आखिरी लहू तक भी यहाँ रख दिया, इसी मादरे मैसूर शहर मैसूर के अंदर हमने उस वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर में हमने जीत हासिल की, जिसमें साहिबजादी रहीमुन्निसा, मैं और शहजादा इस्माइल शाह ने, हम लोगों ने कोर्ट केस एक दाखिल किया था। उस कोर्ट केस के तहत उस कमेटी को खारिज हो गई, कमेटी से वो लोग डिज़ोल्व हो चुके। आज के प्रेजेंट सिचुएशन में अंडरटेकन बाय सीईओ, अंडरटेकन बाय वक्फ बोर्ड, उस कमेटी को डायरेक्ट बोर्ड के अंदर कंट्रोल में है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस करने के बाद उन लोगों ने हमारे ऊपर और मेरे घर वालों के ऊपर एक ऐसा जुनूनी एक मंसूबा रख लिए हैं कि इन लोगों का यहाँ पर आना, यहाँ पर रहना उन लोगों को हज़म नहीं होता, क्योंकि उन लोगों को डर है कहीं आज टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के गुंबद से निकाले, कहीं वो एनआर से भी इनको एमएलए ना निकाले। इंशाअल्लाह इस बार हम एनआर के अंदर भी आवाम से अपील करूँगा, इनकी हकीकत बयान करूँगा, किस तरह से हम लोगों को और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान को तकलीफ़ मुझे नहीं, आसिफ अली शाह साहब को भी दी गई थी। आसिफ अली शाह साहब जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 7वें पड़पोते थे, इनके चचा जो आज दुनिया से मरहूम हो चुके हैं, उनका भी हक़ उन्होंने नहीं दिलवाया था। ये सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आवाम तक ये चीज़ पहुँचाऊँगा। जी, बड़े अफसोस की बात है कि जिन हालात से आप गुज़र रहे हैं, ये बेशक अफसोस की बात है, लेकिन आप अब क्या चाहते हैं? अब वहाँ से वक्फ बोर्ड से आप क्या ये करना चाहते हैं? वक्फ बोर्ड से ये मांग है, जो कलकत्ता में औलादें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतने दस्तावेज़ हैं वक्फ बोर्ड के पास भी है। हमारी एक वहाँ पर एक प्रिंस गुलाम मोहम्मद वफ़ एस्टेट एक कमेटी है, मैसूर फैमिली फातिहा फंड वफ़ एस्टेट एक कमेटी है, जिसके मुतवल्ली मेरे साले शहजादा इस्माइल शाह हैं, जिन्होंने मुझे जीपीए देकर कोर्ट केस लड़ना या कोई भी करस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट करना। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे दूसरे सज्जादे नशीन जहाँ पर दूसरे बारगाह मैनेज कर रहे हैं, जैसे खुसरू बाबा ख्वाजा बंदे नवाज़ की बारगाह लाई, जैसे हासम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जैसे इम्तियाज़ हुसैनी, वैसा ही यहाँ की बारगाह की उनकी औलाद उसको मेंटेन करे और उसमें आने वाली इनकम कम से कम एक 10% जितने भी आल औलाद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हैं, उसमें कम से कम एक 5% उनके एजुकेशन पर जाए, कम से कम एक 5% जहाँ तबीयतों के लिए, जहाँ इलाजों के लिए ज़रूरत पड़े वो चीज़ जाए।
डायरेक्टली किसी के हाथ में फ़ंड या डायरेक्टली हम प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे हैं। ये मेरी लड़ाई 8 साल से है, इंशाल्लाह मैं लड़ता रहूँगा। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के तमाम घर वालों को मेरा हक़ दिलाकर उसके बाद ये कफ़न मेरा जो है सर पर बांध कर पहनता हूँ, गले में पहनता हूँ, उस दिन मैं आखिरी लहू तक पहनकर इसी सरज़मीन पर मैं इंशाल्लाह आराम करूँगा। जी, ये बात तो सही है कि अपने हक़ के लिए हर कोई लड़ना चाहिए। और आपके मुताबिक आपका ये कहना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका बंदोबस्त हो आपकी फ़ैमिली के लिए, कुछ भी अखराजात के लिए या कोई यहाँ पर मुलाजिमत के लिए, शायद आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं, क्या ये सच है? नहीं, मैं सोच रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह गवाह है, मैं जिस ख़ानदान से निस्बत, हमारे ससुर 2013 में मेरा गुंबद में ही निकाह 224 साल के बाद 220 साल के बाद जिस ख़ानदान का निकाह रुक गया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वहीं पर बिठाकर मेरा निकाह वहीं पर हुआ। उस दिन से मैंने अहद किया कि ख़ानदान का हक़ मैं दिलाकर ही रहूँगा। इंशाअल्लाह टीपू सुल्तान शहीद के बारगाह इलाही के जितने प्रॉपर्टियाँ हैं उसकी हिफाजत भी करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जब रेलवे लाइन में ब्रॉडगेज लाइन के अंदर तोप खाने का हटाना रहा, मेरी तहरीक खुदादाद आगे रही, उसको हमने बचाए और उसको हमने दूसरी जगह पर तब्दील करने के लिए 13 करोड़ रुपए जो इंटरनेशनल कंपनी थी उसको बुलवा कर उसे रेक्टिफाई कर आर्कियोलॉजिकल एक्ट के तहत हमने वो काम भी किया। जब मस्जिद आला पे इशू बना, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के चेयरमैन इशू बनाना था। 4 साल से मेरे पास करस्पॉन्डेंसेस है जो मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हूँ और स्टेट गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंटेशन देकर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आती है, आसार खदीमा है, एज़ पर द स्टेटस रहना चाहिए करके मैंने वो भी दिया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने प्रॉपर्टियाँ 60 पर 5 टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के प्रॉपर्टियाँ हैं उस पर एक सर्वे हो, वो जितने प्रॉपर्टियाँ जा चुके हैं, जो कब्ज़े में हैं, जो टीपू सुल्तान शहीद के राइट कमांडर इन चीफ जनाब गाजी बाबा जो आप टीपू सुल्तान और हैदर अली के कमांडर इन चीफ थे, उनकी प्रॉपर्टी को 4 एकड़ ड्रेनेज हाउस जो बना चुका है उसको भी हटवाइए ताकि वो पाक सफाई से रहे। ये बारगाह इलाही है, तारीख़ याद करना चाहिए ताकि उनके नालियों का पानी उनके बाजू नहीं रहना चाहिए। 5 एकड़ की प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 281 जो टीपू सुल्तान शहीद की बहन सईदा बीबी की प्रॉपर्टी है उस पर भी किसी का कब्ज़ा है, उसे भी हटाइए करके मैंने सारे दस्तावेज़ वक्फ बोर्ड के अंदर दिया हूँ। सीओ को भी सबमिट किया। आने वाले दिनों में मैं गवर्नमेंट को सबमिट करूँगा और आने वाले दिनों में मैं डीसी को भी सबमिट कर टिपू सुल्तान शहीद की जितने प्रॉपर्टियाँ हैं उसकी हिफाजत के लिए मेरा मुहिम पहले से चल रहा है और इंशाल्लाह वो मुहिम चलता ही रहेगा। जी, आपने जितने प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने इजहार किया, क्या ये सब प्रॉपर्टीज़ क्या वक्फ बोर्ड के अंडर में हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के? 3 प्रॉपर्टियाँ, मस्जिद आला, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के गुंबद और तोपखाना, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसकी ओनर होती है। देख रेख रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए एक वक्फ बोर्ड को तय किए गए हैं जो मज़ार की देख रेख और नमाज पढ़ाएँ करके। उसके अलावा तमाम प्रॉपर्टियाँ वक्फ बोर्ड के अंदर गेजेटेड है और वक्फ बोर्ड के अंदर देख रेख करने के लिए उनके लिए एक कमेटी इसीलिए बना के दी गई थी कि उसकी हिफाजत की जाए करके। वहाँ पर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के अरब साहब मकान के अंदर जितने खबरें थे खबरें मिटाकर वहाँ पे आज बिल्डिंगें बन चुकी हैं। जो प्रॉपर्टी थी उसको लीज पर दिया गया 30 पर 3 करोड़ रुपए के लिए। इसको किसने दिया, किस एक्ट के तहत दिया, देने का सबब क्या था, जबकि क़ानून ये कहता है कि ख़बरों के ऊपर कोई बिल्डिंग बनाना नहीं चाहिए क्योंकि तारीख़ अब हमारे हाथ से मिटती जाएगी तो आने वाली जनरेशन तारीख़ क्या देखेगी। जबकि मेरा एक डिमांड था वहाँ पर एक रिसर्च सेंटर बने टीपू सुल्तान शहीद की बारगाह के पास, एक टीपू सुल्तान शहीद का भवन बने। ना आज तक एक भवन बना, ना आज तक एक रिसर्च सेंटर बना। जी, अभी जितने भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं शायद वो वक्फ बोर्ड को दे दिया गया है, ये बात सच है ना? जी जी, वक्फ बोर्ड के अंदर ही है, वक्फ बोर्ड के अंदर ही रहना चाहिए। हाँ, तमाम प्रॉपर्टी के अब उसकी हिफाजत वक्फ बोर्ड के अंडर में ही है। आपकी शिकायत ये है कि वहाँ पर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है और ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ पे एक्वायर किए हैं, यही बात है ना? और सर्वे का भी चल रहा है। आपके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं कि आपसे ताल्लुक़ रखती है ये ज़मीन, फ़लानी ज़मीन जो अभी फ़िलहाल वक्फ बोर्ड के कब्ज़े में है? नहीं, हमारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ना टीपू सुल्तान शहीद की पर्सनल है, लेकिन जितनी भी थी औकाफ के अंदर है। अब ये औकाफ कब गई, क्या गई, उस खानदान का मकसद है, वो खानदान वाले पूछेंगे तो वक्फ बोर्ड जवाब देगी उस टाइम पर। मेरा काम है हिफाजत करना। मेरा मतलब क्या है, जितने भी प्रॉपर्टीज़ जो आपके पास तो डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये बात सही है, लेकिन जितने प्रॉपर्टीज़ जो वक्फ बोर्ड एक्वायर किए हैं
उन प्रॉपर्टीज़ को आप वापस लेना चाहते हैं या उन्हीं के अंडर में सही मेंटेनेंस करने की एक दरख्वास्त है? देखिए, एक एक्ट है, वंस फॉर इज ऑलवेज फॉर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। वक्फ बोर्ड के अंदर ही प्रॉपर्टी रहेगी तो सेफ गार्ड रहेगी, और वक्फ बोर्ड के तहत ही देख रेख खानदान का हो। ये मेरा डिमांड था, इंशाल्लाह डिमांड रहेगा। हमने ये सोचा था कि जैसा मुझे अप्लाई किया गया था कि चेयरमैनशिप दीजिए ताकि ख़ानदान वाले ले, इस गवर्नमेंट ने हमको इजाज़त भी दी चेयरमैन बनने का। मैं ये सोचा जो वादा तनवीर सेठ साहब पिछले इलेक्शन में किए थे, मज़ार मुबारक पर हाथ रखकर और रूह फ़िज़ाए जहाँ टीपू सुल्तान शहीद की रूह मज़ार की थी, और कसम भी ये खाई थी कि मैं एमएलए बनूंगा, आप देख रेख आपके ख़ानदान की और आपकी चीज़ आप करिए करके। इसकी सबूत भी है मेरे पास, इंशाल्लाह वो सामने भी लेकर आऊँगा। इन्होंने वादा भी किया कि उन्होंने साथ देंगे करके। जैसा इलेक्शन ख़त्म होकर जो 15-20 दिन जाने के बाद वो ख्याल भी चले गया, वो वादा भी भूल गए। फिर 4 साढ़े 4 साल मेरे चप्पल घट गए वक्फ बोर्ड के अंदर आते जाते। जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। कभी उनसे, उनके सामने कभी ये फिर से रिक्वेस्ट किया था जो वादा किया था उस बारे में? कहीं मरतबे मैंने उनको याद दिलाया इस बात को, कहीं मरतबे मैंने वक्फ बोर्ड में मिला, कहीं मरतबे उनके पास लेटर भी आया था। उनके ही सेक्रेटरी जनाब अडूर साहब के पास भी ये लेटर आया था। लेटर आने के बाद न जाने क्या मैं क्रिमिनल हूँ, नहीं हूँ, क्या मैं कोई ये रखता हूँ, मेरी तंजीम जितनी स्ट्रांग है, जितना टीपू सुल्तान शहीद पे मैं काम कर रहा हूँ, अपने पर्सनल पैसे लगाकर, अपने पर्सनल चीज़ें लगाकर, मैं बीवी बच्चों को उतना टाइम नहीं देता जितना टीपू सुल्तान शहीद के मूवमेंट पे लगाता हूँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, जितने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के आसार ख़दीमा के प्रॉपर्टी हैं, उनकी देख रेख करना, उनकी हिफाजत करना, डीसीस को लेटर लिखना, तमाम चीज़ों को लेटर लिख कर बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब की हैं उन चीज़ों को बचाने के लिए। देवनहल्ली जहाँ पे बर्थ प्लेस है, वहाँ पर भी हर साल हम प्रोग्राम भी करते हैं। जहाँ पर किसी दौरे पर नहीं होता था वहाँ पर हमने झंडे गाड़े हैं टीपू सुल्तान शहीद के, यानी कि याद के प्रोग्रामें करने के लिए। इस जद्दोजहद में क्या आपके ऊपर वक्फ बोर्ड के ज़रिए से या कोई भी सियासी लीडर से आपके ऊपर कोई केस वगैरह किया है? किसी ने आज तक तो केस करने क्यों करेंगे, क्योंकि मैं एक सच्चा काम कर रहा हूँ। अगर करने के लिए एक रीज़न भी चाहिए उन लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद एक दाखिल किया था और कोर्ट केस जीता हूँ। लेकिन अब हाल ही में हमारे साथ एक हादसा हुआ जो मई 4 टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के शहादत का दिन था। जिस तरह टीपू सुल्तान शहीद को धोखा देकर मीर सादिकों ने उस दिन, तारीख़ है कि मीर सादिक, मीर नदीम, लंगड़ा गुलाम अली और पूर्णया पंडित, जिन्होंने टीपू सुल्तान शहीद को धोखे से अंग्रेज़ों का साथ देकर टीपू सुल्तान शहीद को शहादत का जाम तक पहुंचाए थे, उसी दिन मुझे ये एहसास हुआ जिस दिन मैं गुंबज गया। कुछ चीज़ें थी कोर्ट के, डिस्कशन करना था, वो तहाँ कि मैं एस्टेट ऑफिसर को पूछने वाला था। एस्टेट ऑफिसर नहीं रहने की वजह से जो मिस ऑपरेशंस, जो फंड्स हुए हैं, उसका मैंने सीओ को एक रिकॉर्ड दिया था। उस सीओ से मैंने एक रिकॉर्ड यहाँ पहुँचाना था, वो रिकॉर्ड की कॉपी पहुँचाऊँ करके एस्टेट ऑफिसर को बात करने गया तो वहाँ के एक्स सेक्रेटरी इरफान पाशा मुझे बात करने लगे और मैंने जवाब देता रहा। लेकिन फिर भी मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उनको बात करूं, क्योंकि वो अभी फ़िलहाल पोस्ट पर नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड उनको रीअपॉइंट करती है तो रीअपॉइंटमेंट का एक लेटर चाहिए। अब कोड ऑफ कंडक्ट रहने के कारण मैंने पूछा कि रीअपॉइंट किया गया, तो सीओ ने सरासर कहा हमने किसी को रीअपॉइंट नहीं किया। आज तक भी सीओ साहब ही उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। एडमिनिस्ट्रेटर रहने के बावजूद, एस्टेट ऑफिसर रहने के बावजूद वो ऑफिस कैसा यूज़ कर रहे हैं, उसका मैंने सवाल धीरे से ही किया। और जैसा मैंने बाहर निकल कर आ रहा था तो मेरे साथ, मैं और मेरी बीवी, मेरे बच्चे जब थे, हमारे साथ एक बड़ा हादसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। जो मैंने इज़्ज़त थी, जो मैंने लोगों के साथ बनाई हुई थी, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमको गाली गलूस की गया। हमारे ऊपर हाथ तक उठाकर ये कहा गया कि आज के बाद हम लोग वहाँ नहीं आना है, अगर आएंगे तो जान से मार देंगे करके। जी, ये किसने बताया? ये उनके एक्स ऑफिशियल जो एक्स ऑफिशियल नहीं है, सेक्रेटरी इरफान पाशा ने बताया और उसने हाथ भी उठाया और उसके तहत मैंने कंप्लेंट भी दिया हूँ और वहाँ के लोग भी देखे हैं और इंस्पेक्टर साहब को भी इसकी पूरी बात पता है उसके क्या क्या कवरेजेस हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन भी चालू है। जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ ऐसे लोग अरेस्ट हो। और मेरे ख़ानदान को कौन हिफाजत करेगा? मेरे और मेरे बच्चों को, मेरे बीवी को शायद इन लोगों से
जान का धोखा है, कौन हिफाजत करेगा। मैं सरजमीन मैसूर में हूँ, आज सरजमीन आशिकाने टीपू सुल्तान पे हूँ, सरजमीन तारीख़ की जगह पर हूँ, जहाँ पर आज भी टीपू सुल्तान शहीद के आशिक़ें मौजूद हैं, जहाँ आज भी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सिपाहियाँ मौजूद हैं, जहाँ आज भी टीपू सुल्तान शहीद के सिपाहियों की शायद उनके जनरेशन्स जो टीपू सुल्तान शहीद के साथ काम किए उनके जनरेशन्स इस सरजमीन मैसूर पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कौन खड़ेगा हमारे साथ, कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमारे सच को समझेगा, कौन हमारे चीज़ों को दुख दर्द को हमारे साथ बांटेगा। मैं राह देखकर खड़ा हुआ हूँ। मैं 2 दिन से मैसूर में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कुछ लोग आए, मेरे साथ डिस्कस किए, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ रुकने असेंबली बनाया जाता है अवाम के लिए, रुकने असेंबली बनाया जाता है दुख दर्द के लिए, रुकने असेंबली बनाया इसलिए जाता है कि हर चीज़ की, मसाजिद की, जो टीपू सुल्तान शहीद के आल औलाद को हिफाजत दें, जो टीपू सुल्तान शहीद के आल औलाद को अपनी क्या हकदारी है उनको वो जताए। उनको हादसा मालूम होने के बाद भी उन्होंने फ़ोन नहीं किया। पिछली बार इलेक्शन के लिए ज़रूरत थी, मैं आया था। उससे पहले अनवर अली शाह 2008 में आए थे। उससे पहले उनके वालिद के इलेक्शन जनाब अजीज़ सेठ साहब मरहूम, उन्होंने बड़ी अच्छी खिदमत की है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की एक तारीख़ बना के गए अजीज़ सेठ साहब। हैदर अली साहब उनके लिए कैंपेनिंग के लिए आए थे। मैं आज कैंपेनिंग के लिए नहीं आया उनके लिए, ना मैं कैंपेनिंग के लिए वोट मांगने आया हूँ। मैं सिर्फ इसलिए रुक गया था कि अवाम को हमारी सच्चाई मालूम चले, अवाम को हमारी हकीकत मालूम चले। ये हादसा मेरे साथ 5 बार हुए हैं। जो मेरे बेटे हैदर हैं, आज से 4 साल पहले जब उर्स पे आए थे, इनको ढकला गया और इन्होंने गिरकर इनको मार भी पड़ा। उस टाइम पर भी मैंने कंप्लेंट देने गया तो उन्होंने माफ़ी मांगी, उसकी भी मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। जैसे मैं उर्स पर आता हूँ, लोगों के ज़रिए से मुझे डराया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बड़ी तादाद से आकर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो हक़ है मैं चढ़ा कर ही जाता हूँ। May 4 के दिन इन्होंने रास्ता ढूंढा कि हम उन लोगों को हमने कमेटी से बेदखल किया है, उन लोग बेइज्जत हुए। बेइज्जत मैं ही नहीं किया, बेइज्जत करने वाला अल्लाह है, ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। जिसको जो ओहदे पे रखना चाहता है अल्लाह रखाएगा, जिसको जो ओहदे से निकालना चाहता है अल्लाह ही निकालेगा। भले ही कितने लोग कितनी मेहनत कर ले, हराम का भी रुपए लगा ले, लेकिन अल्लाह की जहाँ मर्जी नहीं होती वहाँ कुछ नहीं होगा। इस बार इतिहास दोहराएगा, इस बार वो इतिहास वैसा ही नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह मैं देखूंगा, अल्लाह से दुआ भी करूंगा, जो हकदार हैं हकदार रुकने असेंबली के बने, जो हकदार हैं टीपू सुल्तान शहीद की गुंबद की गुलामी में रहें। जो शख्सियत टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की गुलामी ठीक तरीके से नहीं कर सकता, वो क्या अवाम की गुलामी करेगा। जो टीपू शहीद ने वहाँ से बाहर निकालेगा, तो अवाम आज ये जागिए, अवाम ये समझिए हमारे साथ क्या हुआ है हादसा। मुझे मारा, मेरी इज्जत निकाली गई, मुझे यहाँ तक गालियाँ दी गई, ना मुझे नहीं मेरी बीवी को गालियाँ दी गई, मेरी बीवी को वापस जवाब दिया गया। वुमेन्स प्रोटेक्शन के एक्ट के हिसाब से मैं दिल्ली तक भी जाने के लिए आज तैयार हूं। जो बच्चों के लिए चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके लिए भी अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो मैं दिल्ली तक जाऊंगा, सड़कों पर बैठूंगा, भूखा बैठूंगा, पद यात्राएं करूंगा, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। भले ही मेरी जान के पीछे ये लोग पड़े, मेरी जान भी ले लेंगे। जैसे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह 100 साल गिदड़ की ज़िंदगी से एक दिन का शेर का जीना जो कहे, मैं इंशाअल्लाह इस दौरे 2022 के अंदर मैं अपने आप को दोहरा के दिखाऊंगा। इनके सामने सर नहीं झुकाऊंगा, इनके सामने भीख नहीं मांगूंगा। इंशाअल्लाह ख़ानदान का हक़ है, मैं हक़ हासिल कर कर उस ख़ानदान का दिलाऊंगा। अवाम जागिए, हमारा साथ दीजिए। हमारे साथ जो धोखा हुआ है, हर पॉइंट पे मैं बात करूंगा। रसूल अल्लाह की कसम खा के मैं हर चीज़ को बोलूँगा, मैं कोई एक बात झूठ नहीं बोलूँगा। आज मेरे आंसुएं खून बन गए, क्योंकि मैं आंसुआ रोज़ रात कर गुजार कर रहता हूँ। जब मैं एतिकाफ़ पर बैठता हूँ तो मुझे तकलीफ़ दी जाती है मस्जिद आला में। जब मैं रोज़े खोलने के लिए आता हूँ तो तकलीफ़ दी जाती है। बाकायदा उसके रिकॉर्ड्स मेरे साथ मौजूद है। कहीं भी पूछे, कहीं भी के, कहीं आज तक भी मैंने बेहुरमती नहीं की। इंशाअल्लाह मेरी बीवी भी लड़ेगी इस चीज़ के लिए, मैं भी लड़ूंगा, पूरा ख़ानदान यहाँ पर आकर लड़ेगा और दुनिया वालों को हकीकत मालूम चले टीपू शहीद की अच्छी सही आशिकी कौन है। उलमा इकराम से मिलूंगा, उलमा इकराम से हर चीज़ के लिए मैंने बात डिस्कस करूंगा। मैं चाहता हूँ तमाम जो मासूम उलमा इकराम को गुमराह कर देते हैं, उन उलमा इकराम से मैं मदद मांगूंगा, क्योंकि उलमा इकराम अल्लाह ताला के जानशीने होते हैं, जो सज्जादे नशीने हैं, जो बारगाह इलाही के खादिम हैं। मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा, हकीकत बयान करूँगा। उसके अंदर
मेरी अगर जान चली गई तो समझ जाइए वहाँ का सेक्रेटरी और उनके कमेटी वाले जिम्मेदार रहेंगे। अवाम उसके लिए उनको पूछिए, अगर मेरी बीवी या बच्चों को कुछ धोखा हुआ, अवाम आपकी जिम्मेदारी रहेगी मेरे बीवी और बच्चे। याद रखिए, क्या होती है मुझे खुद मालूम, मैं आज तक अवाम के सामने नहीं मांगा हूँ। मेरे बच्चों के साथ क्या बीतता है मुझे मालूम, मैं अवाम के साथ नहीं मांगा हूँ। जब मेरी बीवी की तबीयत भी बिगड़ती है तो हमने वक्फ बोर्ड के सामने भीख नहीं मांगा, हमने खुददारी से ज़िंदगी की है, खुददारी से ही ज़िंदगी करता रहूँगा। मेरे साथ कितने भी तकलीफ आ जाए मैं पीछे नहीं हटूँगा इंशाअल्लाह। जी, आपका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अपनी ज़िंदगी के हालात हमारे नाज़रीन के सामने आपने रखा। दो और अल्फाज मैं इनके उम्मीद करता हूँ आप कुछ कहना चाहते जी जी बोलो। जी, आप इस मामले में कुछ कहना चाहते हैं तो आप नाज़रीन के सामने अपनी बात रख सकते हैं। फोर्थ मई को जब हम लोग गए थे तो मतलब वहाँ से आने के बाद गुंबज़ के बाहर इरफान अहमद जो है वो एक्स सेक्रेटरी, वो सिर्फ बात की है उनसे तो वो उनको गाली देना स्टार्ट कर दिए, मारना स्टार्ट कर दिए, मेरे ऊपर मुझे भी गाली देना स्टार्ट किए। फिर उसके बाद में इनको एक बहुत मारे। उसके पहले से भी कॉल्स आते रहते थे, थ्रेटन्स के कॉल्स कि ऐसा मतलब यहाँ नहीं आना। जी, मेरे दादा के अब हम लोग छोड़ नहीं सकते ना, कुछ भी हो जाए। मेरे दादा का ये है मज़ार है, हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ जो कर सकता है वो लोग कर ले। ये जब से हम लोग केस फाइल किए ना, जब से हम लोग क्या हुआ है, जजमेंट आया है यहाँ, कहाँ है वो, क्या जजमेंट आया? वक्फ ट्रिब्यूनल में कि वही उनका कमेटी क्रैश हो गया है। तब से ये लोग ज़्यादा हमारे ऊपर में। जी, ये कब हुआ आप बता सकते हैं? ये दिसंबर 27 27 दिसंबर को जी। हुआ। तब से ऐसे ही चल रहा है ये, जी, कुछ ना कुछ होते रहता है बच्चे के ऊपर या इनके ऊपर, या कॉल्स आते रहते हैं। जी, और कल 4 मई को तो बहुत ज़्यादा ही हो गया था। जी, तो हम लोग ने कंप्लेन भी किया है ठीक है। पुलिस स्टेशन में। आपने अपने ख़यालात को, अपनी तकलीफ़ात को, मुश्किलात को आपने नाज़रीन के सामने रखा। ये बेहद अफसोस की बात है कि मैं सिर्फ़ एक शेर बताकर आपके ऊपर ये मामला छोड़ता हूँ। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। इन्होंने ये बात बताई है आप सबके सामने। नाज़रीन, इनका जो मामला है ये बड़ा पेचीदा है। आपने सुना इनकी ज़बान से, आपने सुना कि ये किन हालात से गुज़र रहे हैं। कुछ ना कुछ होगा, रास्ता निकलेगा इंशाअल्लाह, हम उम्मीद करते हैं। और आपकी ये ख्वाहिश थी कि मैसूर की अवाम के सामने आप अपना जो मामलात हैं वो रखें। इन्होंने रखा, अब देखना होगा कि मुस्तक़बिल में ये रंग क्या लाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी।